सबसे पहले ज्योमेट्रिकल और दूसरा ऑप्टिकल। ठीक, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम देख चुके हैं लास्ट क्लास में, जिसमें हमने देखा था कि अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसमें नो GI इज पॉसिबल। ठीक है ना, उसका कारण क्या था कि ऑल 4 पोजिशंस आर आइडेंटिकल, अगर मैं इंटरचेंज करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना, इसके केस में और DSP2 के केस में, स्क्वायर प्लेनर के केस में हो सकती है। ठीक है ना, मे बी पॉसिबल। और उसके बाद मैंने ऑक्टाइडल के केस में लिखा था कि ऑक्टाइडल में भी क्या होता है, इट मे बी पॉसिबल। यानी 3 केस थे हमारे पास, टेट्राइडल में नो GI, स्क्वायर प्लेनर में GI मे बी पॉसिबल, ऑक्टाइडल में GI मे बी पॉसिबल। अब हम इस क्लास में देख रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब यह है कि अगर हम देखिए, ऑप्टिकल आइसोमर हम किसको बोलते हैं कि जिसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करे। इसका मतलब क्या है कि अगर प्लेन पोलराइज लाइट को उस सॉल्यूशन में से गुजारा जाए, ठीक है ना, ये चीज आपके ऑर्गेनिक में आती है, एक जगह मैंने भी पढ़ाई काइनेटिक्स में। अगर प्लेन पोलराइज को किसी कंपाउंड में से गुजारा जाए, प्लेन पोलराइज ऐसे, ठीक है ना, अगर सॉल्यूशन में से गुजरने के बाद भी ऐसे ही चला जाए एज इट इज, इसका मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस है। और अगर लेफ्ट या राइट में रोटेट कर जाए तो फिर हम उसको बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। ये तो हम प्रैक्टिकली मालूम करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी का। ठीक है ना, वैसे बाय डेफिनेशन कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि मिरर इमेज शुड बी नॉन सुपर इम्पोसिबल। इसका मतलब यह है कि मिरर इमेज, जैसे फॉर द एग्जांपल, अगर मैं इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट लूं और इसको मिरर के सामने रख दूं, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो बिल्कुल ऐसी बनेगी, और इसको उठा के हम यहां इसके ऊपर रख सकते हैं एज इट इज। यानी अगर मिरर इमेज इसके ऊपर आ जाएगी, अगर एज इट इज सुपर इम्पोज हो जाएगी, तो फिर हम उसको ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस बोलेंगे। इस पे आ गया, इसका मतलब ये ऑप्टिकली क्या कहलाएगा, इनएक्टिव। कोई अगर ऐसा ऑब्जेक्ट होगा कि जैसे मान लीजिए अपने हैंड के बारे में अपन बात करें कि इसकी अगर मिरर इमेज नहीं जाए, ठीक है, तो उस केस में ये सुपर इम्पोज करवाएं तो नहीं होगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से इमेज को उठा के अगर अपन यहां रख रहे हैं, मतलब हाथ थोड़ा सा उल्टा सीधा बन गया है, ठीक है ना, तो उसकी टेंशन मत कीजिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो अगर मिरर इमेज सुपर इम्पोज ना हो, मिटा देता हूं, अच्छा नहीं लग रहा है वैसे, है ना, तो मिरर इमेज अगर सुपर इम्पोज ना हो तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं। अब अगर ऑप्टिकली एक्टिव है, सपोज ए कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब यह है कि उसकी मिरर इमेज एग्जिस्ट करती है, यानी अगर सुपर इम्पोज हो गई तो एग्जिस्ट नहीं कर रही, वो एक ही कंपाउंड होगा। लेकिन अगर सुपर इम्पोज नहीं हो रही है मिरर इमेज, इसका मतलब वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और वो 2 फॉर्म कौन सी है, डी और एल। एल का मतलब होगा लीवो रोटेटरी, और इसका मतलब ये होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक, शॉर्ट में इसको एल लिखते हैं, इसको डी लिखते हैं। एल साइन तब देते हैं जब नेगेटिव रोटेशन है, और डी के लिए क्या होगा, पॉजिटिव रोटेशन। तो माइनस प्लस, जैसे -30 डिग्री हो गया, तो -30 डिग्री रोटेशन को हम क्या बोलेंगे, लीवो रोटेटरी, और +30 डायरेक्शन में रोटेट हो गया तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और ये आपस में क्या कहलाते हैं, दीज टू कॉल्ड एज इनएंशियोमर्स, दे आर कॉल्ड एज इनएंशियोमर्स। यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव जो कंपाउंड है उसकी सबसे फोरमोस्ट जो कंडीशन है वो है कि मिरर इमेज शुड बी नॉन सुपर इम्पोजेबल। और दूसरी जो कंडीशन है इसके लिए वो ये है
कि इट शुड नॉट कंटेन प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री हम यहां पे जब बात करते हैं ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा होगा तो सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में बात होती है। यहां पे हम सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट कंटेन एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री। दो क्राइटेरिया हो गए हमारे पास ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करने का कि मिरर इमेज इसके ऊपर नहीं आनी चाहिए, पहला क्राइटेरिया, और दूसरा इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। अब कैसे चेक करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये देखते हैं। ऑप्टिकल एक्टिव अपन ने देख लिया कि ये होता है। अब इसमें मैं केस फर्स्ट ले रहा हूं टेट्राइडल कॉम्प्लेक्स। टेट्राइडल कॉम्प्लेक्स में इस तरीके से शेप होती है। अब अगर मान लो मैं ये चारों ग्रुप या चारों लिगेंड अलग लगा दूं तो उस केस में जो मिरर इमेज होगी वो बनेगी इस तरीके से डी, इसको मैं ऐसे बना दूं, ये सी और ये। अगर हम मिरर इमेज को इस पर नॉन सुपर इम्पोज कराना चाहे तो नहीं कर सकते। ये सी पीछे प्लेन के, ए बी सी प्लेन के आगे है, सी पीछे गया हुआ है। अब इसमें भी सी पीछे। अब अगर मैं चाहूं कि इसको उठा के इस पर रख दूं तो इट इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब मिरर इमेज जो है ये क्या हो जाएगी, नॉन सुपर इम्पॉसिबल। और अगर ऐसा है तो ये ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, एक्टिव। समझ गए बात? तो ये ऑप्टिकली एक्टिव तब होगा व्हेन ऑल फोर लिगेंड्स आर डिफरेंट। लिगेंड्स आर डिफरेंट। समझ गए बात? अगर मान लो मैं कंडीशन नहीं दूं तो ये पता लग गया ना टेट्राइडल कॉम्प्लेक्स या sp3 होगा तो वो कब ऑप्टिकली एक्टिव होगा, जब चारों लिगेंड जो है वो डिफरेंट हो। ठीक है ना? जैसे मान लो मैं एग्जांपल ले लेता हूं, sp3 में निकल Cl H2O Bri, ठीक है, और यहां मैं चार्ज ले लूं -2 -1। अब इस केस में निकल कौन सी स्टेट में है, +2। +2 में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, 3d8। 3d8 है और सारे लिगेंड वीक हैं तो पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग नहीं होगी तो ये कौन से को फेवर करेगा, sp3। अब अगर चारों डिफरेंट है तो फिर ये ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, एक्टिव। तो पहला काम हमारा ये है कि वी हैव टू चेक द हाइब्रिडाइजेशन, तभी तो हम ये सोचेंगे। ठीक है ना? अब जैसे मैंने यहां कंडीशन बोली है कि ऑल फोर लिगेंड शुड बी डिफरेंट। सपोज करो दो लिगेंड सेम आ गए, मैं बोल रहा हूं ये दोनों लिगेंड सेम कर दो। ध्यान देना, अगर मान लो ये ऐसे आ गया कॉन्फ़िगरेशन, ये बी और ये इसके पीछे सी, इसका मिरर इमेज क्या आएगा वो देख लेते हैं। ए, उसके बाद ये यहां पे बी, ये बी और ये यहां पे पीछे सी। अब आप ये देखो कि अगर मैं उठा के इसे इस पे रखना चाहूं तो रख सकता हूं। ध्यान देना बात को, क्योंकि ये सी पीछे प्लेन के पीछे सी है, तो आगे जो तीन दिखाई दे रहे हैं ए बी बी सेम ही तो दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब मैं इसको सुपर इम्पोज करा सकता हूं, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो अगर दो लिगेंड सेम होंगे या तीन सेम होंगे या चार सेम होंगे तो ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। जैसे फॉर द एग्जांपल मैंने लिया निकल Cl2 PPH3 होल ट्वाइस, ये मैं लास्ट क्लास में करा चुका। अब इस केस में आप निकल कौन सी स्टेट में लेते थे, +2। हाइब्रिडाइजेशन हमने क्या लिया था, sp। बताइए sp3 क्यों लिया था हमने, लिगेंड का साइज बड़ा है, ये अपन देख चुके हैं 3d8। अब sp3 है तो अब इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के चांसेस हैं, लेकिन वो कब होगा, जब चारों लिगेंड अलग होंगे। यहां तो दो सेम है ना, ये दोनों सेम है,
तो इसका मतलब मैं इसके लिए आंसर क्या लिखूंगा, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। और अगर चारों लिगेंड में अलग कर देता तो फिर मैं आंसर क्या लिखता, ऑप्टिकली। समझ गया बात को, फटाफट नोट करो। केस सेकेंड है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लेनर यानी DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो इसमें ये कंडीशन है कि जनरली दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे है कि अगर मैं स्क्वायर प्लेनर ऐसे बना लूं तो इसका मिरर इमेज जो है एग्जैक्टली ऐसा ही आएगा, और इस तरह के स्ट्रक्चर को मैं इसके ऊपर सुपर इम्पोज करवा सकता हूं। तो इसके लिए अगर आ गया तो जनरली ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, क्योंकि सुपर इम्पोज आसानी से कराया जा सकता है। एक केस में ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकते हैं। नोट, इफ बाइडेंटेड लिगेंड और उसमें कौन सा अनसिमेट्रिकल आर प्रेजेंट इट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। इस केस में ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, ठीक है ना। पर अपने सिलेबस में अगर आएगा तो अपन इसी के साथ सोचेंगे कि जनरली दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। या फिर कभी ऐसा हो जाए कि कोई लिगेंड बहुत कॉम्प्लेक्स हो, प्लेन से ऊपर चला जाए। अगर चारों लिगेंड एक ही प्लेन में रहेंगे तब तो वो प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगी। लेकिन अगर कोई लिगेंड ऐसा हो जो 3D में जा रहा हो, बहुत बड़ा लिगेंड हो, ठीक है, तो फिर वो उसका मिरर इमेज सुपर इम्पोज नहीं होगा। कैसे, मान लो मैं यहाँ पे एक ही लगा दूं, ठीक है, तो फिर यहाँ पे मिरर इमेज में ये यहाँ आ जाएगा, तब उस केस में इसको सुपर इम्पोज नहीं करवा पाऊंगा। लेकिन अगर चारों पॉइंट यहीं पर रहे तो मैं उसको आसानी से इसमें सुपर इम्पोज करवा सकता, 180 डिग्री रोटेशन करवा यहां से, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो ये यहां पे लगा दिया मैंने, तो इसका मिरर इमेज ही होगा। अगर मैं इसके सामने इसको उठा के यूं ला के रखूं तो नहीं आएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करा के कराऊं 180 डिग्री से, तो ये इधर आ रहा है और ये उल्टा करते इधर चला गया ना, तो इसको मैं सुपर इम्पोज नहीं करवा पाऊंगा। लेकिन अगर मैं ये ना लगाऊं, प्लेन से बाहर नहीं ले जाऊं इसको, चारों यही है, तब तो ऐसे रख दूं या 180 डिग्री करके रख दूं, आ जाएगा इसके ऊपर, ऐसा का ऐसा। समझ गया बात को, है ना। जैसे एक रोटी यहां रखी हो तो रोटी का जो मिरर इमेज है, तो इसके केस में, स्क्वायर प्लेनर केस में, हमें मानते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। पर कुछ केसेस में ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है अगर दो बाइडेंटेड लिगेंड है, अनसिमेट्रिकल या प्लेन से बाहर चला गया। अब इसका एग्जांपल मैं ले रहा हूं, जैसे मैंने लिया निकल CN4-2, या आपको याद हो तो प्लेटिनम Cl4-2 या पैलेडियम Cl4-2। ये तीनों एग्जांपल अपन कर चुके हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या आया था इसका, DsP होगा तो शेप कौन सी हो जाएगी, और ये वाली शेप हो गई तो ये ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। केस थर्ड, ये है ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स में दो तरह का हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, sp3d2 या d2sp3। पहला काम तो हमारा ये, यानी मैं किस केस में बात कर रहा हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ये तो देखते ही पता लग जाता है, शेप एक ही हो सकती है ऑक्टाइडल। अब मैं चेक कर रहा हूं कि इसमें GI हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो पहला केस में ले रहा हूं MA6। अब मैं ऑक्टाइडल में लास्ट क्लास में मैंने GI चेक नहीं कर रहे थे, हम यहाँ पे ऑक्टाइडल में दोनों चेक करेंगे, GI और OI, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल। सबसे पहले चेक कर रहा हूं ज्योमेट्रिकल। इसका स्ट्रक्चर बनाऊं मैं इस तरीके से, ये A। अगर मैं इसका मिरर इमेज बना दूं
क्या हम सुपर इम्पोज करवा सकते हैं उसे? करवा सकते हैं ना, ठीक है। इसका मतलब यहां पे अगर मैं इनको इंटरचेंज करूं, क्या कोई फर्क पड़ने वाला है? तो सबसे पहले तो मैं GI चेक कर रहा हूं। GI जो है हम इस केस में लिखेंगे नो GI पॉसिबल। ये बात समझो, GI कैसे होगा कि मैं इंटरचेंज करूं और अलग कंपाउंड बन जाए। GI पॉसिबल नहीं है। अब मैं इस कंपाउंड को चेक करूं कि ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। तो आप ये देख सकते हो कि अगर मैं ये प्लेन ले लूं, ये किस तरीके से वो समझ लो। ये अगर प्लेन है तो एक ए इधर ऊपर है और एक ए इधर नीचे। 4 एक प्लेन में है, 5वां छठा 90 डिग्री पर। ये चारों भी किस एंगल पे? 90 डिग्री, ठीक। अब आप ये देखो कि अगर मैं इस प्लेन के अलोंग ले लूं, ये प्लेन काट दूं, तो इस प्लेन पे इधर ये है और इधर ये, क्या सिमेट्रिकल है? इसका मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकली मैं इस चीज को क्या बोलूंगा? दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। बात समझ आ गई? बताओ। और एक आसान तरीका क्या है कि आप इसको एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर लो, पेयर्स बना के। पेयर्स बना के रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, ध्यान देना। ए के सामने ए, ए, ए के सामने ए, ए के सामने ए, ए। अगर मान लो इफ एनी पेयर हैज सेम लिगेंड, तो आप सीधा यही से बता सकते हो दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये पहला क्राइटेरिया। लिखा कैसे हो समझ जाओ। ए के सामने ए के सामने ए के 3 पेयर बन गए। 3 पेयर मैंने दिखा दिए। कोई भी पेयर ऐसा दिखाई दे जिसमें दोनों कंपोनेंट सेम आ जाए, ठीक है, तो फिर हम उसको क्या बोल देंगे? ये पहला रूल है। और दूसरा रूल है इफ एनी 2 पेयर्स आर सेम, इफ एनी 2 पेयर्स आर सेम, तब भी हम बोल देंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब मैं इन रूल्स का यूज करूंगा आगे, ठीक है ना। किसी पेयर में दोनों सेम नहीं होने चाहिए या कोई 2 पेयर सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। ये पहला कौन सा लिया है, तो यहां इस केस में आंसर क्या लिखूंगा मैं? नो GI नो आई, यानी स्टीरियो आइसोमर्स अगर काउंट करवाए तो इसमें स्टीरियो कितने होंगे? जी, स्टीरियो हम किसको बोले? GI प्लस OI मिला के। ना तो ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है ना ऑप्टिकल पॉसिबल, दोनों ही केस नहीं। दूसरा एग्जांपल है MF5B। अब इसका एक स्ट्रक्चर बनाऊं मैं, AA AB AA। GI चेक करने का तरीका क्या है? इसको इंटरचेंज कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा इस पे? बोलो इंटरचेंज करने का। अभी भी ए के सामने ही है, ए के सामने। अब इसको देखने का सबसे अच्छा क्राइटेरिया ये है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से मैं जितने पेयर बन सकता हूं वो बना लूं। AA AA AB, ये पॉसिबल है क्या? परमुटेशन कॉम्बिनेशन से कोई और पॉसिबल है इसके अलावा? एक ही संभावना है। इसका मतलब इसमें GI क्या होंगे? नो GI पॉसिबल। अब मैं चेक करूं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है। अगर मैं ये वाला प्लेन ले लूं तो इसके इधर A है और परपेंडिकुलर A है, बताओ। तो अगर मैं ऐसे काटूं इसे तो दोनों तरफ बराबर ग्रुप आ रहे हैं, बराबर ग्रुप आ रहे हैं। इसका मतलब इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा तो ऑप्टिकली हम इसे क्या लिख देंगे? समझ आ गई बात? और देखने का सिंपल तरीका यही था, यहीं से बता सकता था मैं। कोई एक भी ग्रुप सेम आ गया तो आपको ये करने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा यहां क्या आ जाओ,
ठीक है। नेक्स्ट अपन कर रहे हैं तीसरा MA4B2। अब इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, AA BB AA। एक तो ये पॉसिबल है, इसका रिप्रेजेंटेशन देखना कैसे है, A के सामने A AA, A के सामने B AB और A के सामने। अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं, ध्यान देना, अगर मैं दोनों को इंटरचेंज कर रहा हूं तो एक स्ट्रक्चर और बनने वाला है। कौन सा बनने वाला है? A के सामने A, B के सामने B और ये AA। बोलो। और इसका रिप्रेजेंटेशन करूं तो MAA, इधर AA, इधर BB। अब आप ये दोनों देखना ध्यान से, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से इसके अलावा कोई और पॉसिबल है क्या? बोलो। तो आप यहीं से देख के बता सकते थे कितने GI पॉसिबल है। तो GI कितने हो गए? पहला काम क्या है, क्या चीज चेक करेंगे? GI। वो यहीं से देख सकता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से, 2 GI पॉसिबल। अब हम दोनों को अलग अलग चेक करेंगे कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है या नहीं है। ये वाला प्लेन ले लूं तो दोनों तरफ सिमेट्रिकल आ रहा है, इसका मतलब इसमें प्लेन और सिमेट्री है, तो फिर ये ऑप्टिकली क्या हो जाएगा? मैं सीधा बता सकता था ना, कैसे? ये दोनों इक्वल आ रहा है ना, और इधर भी लिखने के बाद ये प्लेन ले लूं तो दोनों तरफ परपेंडिकुलर सेम है, तो इसके अंदर भी क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये ऑप्टिकली क्या हो गया? तो बताइए टोटल स्टीरियो कितने होंगे? 2। तो इस कंपाउंड के लिए हम क्या बोलेंगे? GI 2 पॉसिबल है और दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक, GI कितने पॉसिबल है? 2। वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से मालूम कर सकते हैं। ठीक, हम क्या बोलते हैं, जब ये दोनों अपोजिट हैं तो इसे बोला जाता है ट्रांस, और दोनों एक ही डायरेक्शन में तो इस वाले को क्या बोला जाता है? सिस। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस और ट्रांस से अपन डिफाइन करते हैं, वो एग्जांपल यहाँ है सामने। अगला जो एग्जांपल है वो है MA3B3। अब MA3B3 में, अच्छा इसका एग्जांपल लिखने की जरूरत तो नहीं है। MA4B2 कैसे होगा कि जैसे मान लो प्लेटिनम आ गया या कोबाल्ट आ गया, कोबाल्ट H2O4, अमोनिया 2, और जैन ने बोला था कि इसके ऑप्टिकली इनएक्टिव, पहला स्टेटमेंट था 2 GI आर पॉसिबल, बोथ आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। और दूसरा स्टेटमेंट था कि बोथ पोजेस सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो उसका करेक्ट आंसर ये था कि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बट सेकेंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। कारण ये है कि हम यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री से नहीं देख रहे हैं, किससे देख रहे हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री से। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री तो होगी, लेकिन चेक किससे किया जा रहा है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक, तो उसका करेक्ट आंसर ये होगा कि बोथ आर ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज बोथ है प्लेन ऑफ सिमेट्री। ऐसा क्वेश्चन जेई ने पूछा हुआ है कुछ साल पहले। इस पे आ रहा है MA3B3। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से स्टार्ट कर देते हैं। AA AB AB, सही है? या फिर यहां से सॉरी BB, और कोई पॉसिबल हो? AB AB AB, कोई और पॉसिबल हो इसके अलावा? बताओ, इसके अलावा और कोई नहीं आएगा। तो मैं सीधा यही से बोल दूं GI क्या हो जाएगा? मुझसे पूछा जाए कि ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन सा है, अब इसको चेक करता हूं। ये ग्रुप सेम दिखाई दे रहा है, ठीक ना? और इसके अंदर जो है
ये दोनों ग्रुप सेम दिखाई दे रहे हैं? मैंने अभी कंडीशन लिखाई है ना, कोई भी दो ग्रुप सेम हो या एक ग्रुप में दोनों कंपोनेंट सेम हो, तो मैं सीधा आंसर लिख दूं कि बोथ आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। और अगर स्टीरियो काउंट करवाया जाए तो स्टीरियो कितने हो जाएंगे? समझिए बात। और अगर बच्चा डायग्राम से बनाना चाहे तो डायग्राम से वो ऐसे बना सकता है, बी बी, यहां बी, ए और ये ए। या तो एक ऐसा पॉसिबल है या एक ऐसा पॉसिबल है ए, ये बी, ये बी, ये बी। अब डायग्राम बनाते वक्त कंफ्यूजन हो सकता है, कोई और भी अपने दिमाग में आ सकता है, तो उस वक्त अपन क्या करें, इनका रिप्रेजेंटेशन करना चालू कर दें। जैसे इसका करूं मैं तो एम ए बी, इसके बाद ये ए बी और उसके बाद ये ए बी, कौन सा बन गया? इसका रिप्रेजेंटेशन करूं ए बी, उसके बाद ये ए और उसके बाद ये बी, कौन सा बन गया? समझिए बात हो। तो सबसे बढ़िया क्राइटेरिया अपना परमुटेशन कॉम्बिनेशन से देख लें अपन मोनोडेंटेड लिगेंड कि कितने पॉसिबल है। पॉसिबल दो हैं और क्राइटेरिया देखना भी मैंने यहीं से बता दिया सीधा कि अगर कोई भी दो कंपोनेंट सेम हो किसी ग्रुप में तो सीधा ऑप्टिकली इनएक्टिव, और कोई दोनों ग्रुप भी सेम आ जाए। लेकिन जो क्राइटेरिया मैं बता रहा हूं ये वैलिड तभी है जब मोनोडेंटेड लिगेंड पड़े हुए हैं। बाइडेंटेड का केस अपन देख, MA4, हाँ, या मैं इसमें MA3B2C, तीन लिगेंड एक तरह के, दो एक तरह के और एक उनसे डिफरेंट। अब आगे हम स्ट्रक्चर बनाने की बजाय जो है परमुटेशन कॉम्बिनेशन से स्टार्ट करें। जैसे अगर मैं इसके ग्रुप बनाना चालू करूं, ए बी और ये बी सी, एक तो ये पॉसिबल, और बताइए ए या ए सी और ये बी भी आ जाएगा, और बताइए यहां से ए बी, उसके बाद ए बी और फिर ए सी। कोई और पॉसिबल है क्या तीनों के अलावा जो आपके दिमाग में आ रहे हो परमुटेशन कॉम्बिनेशन से? हो सकता है कि मैंने कम बनाया हूं, आप दिमाग लगाओ इसमें कि क्या कोई और भी पॉसिबल है क्या जो इन तीनों के अलावा आ रहे हो। ये पॉसिबल है। अब पहला काम तो अपन को क्या करना है, जो भी मैक्सिमम पॉसिबल है वो सारे बनाने हैं। अगर ये तीन ही आ रहे हैं तो मैं GI कितने लिखूंगा? 3। सही है। GI 3 लिखने के बाद मैं चेक करूंगा कि ऑप्टिकली एक्टिव कौन से हैं, कौन से इनएक्टिव है। यहां देखना ये दोनों सेम आ रहे हैं, यहां देखो ये दोनों सेम आ रहे हैं, और इसमें ये दोनों ग्रुप सेम आ रहे हैं। इसका मतलब ऑल थ्री आर इनएक्टिव, और तीनों इनएक्टिव है तो स्टीरियो कितने हो जाएंगे? समझ गए बात है। अगला एग्जांपल ले रहा हूं मैं, MA2B2C2। अब स्टार्ट करते हैं अपन। पहला ग्रुप तो कौन सा बन जाएगा? BB और CC। ये तो आसान है। और बताते हैं, इंटरचेंज कर दें इसको, AB CC, और अगर इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं AC BB, या फिर अपन इसको ऐसे रहने दें AA या BC और फिर यहां BC। सही है। और कोई AB AC और BC। अब आपको दिमाग यहां पे लगाना सारा कि कितने पॉसिबल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बना सकता हूं। क्या कोई और आ रहा है आपके दिमाग में इसके अलावा? तो बता दो, अपन चेक कर लेते हैं उसको। ठीक, ये पॉसिबल है। अब आप ये बताइए GI कितने हुए? 5।
GI चेक करने के बाद जो है मैं चेक करूंगा यहाँ पे कि कितने इनएक्टिव है कितने एक्टिव। स्टार्टिंग करते हैं इससे, ये सेम है। उसके अलावा इसके बाद अगला कौन सा है, ये सेम आ गया, ये सेम दिखाई दे रहा है, ये सेम दिखाई दे रहा है, ये सेम दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ये चारों तो क्या हो जाएंगे, दीज आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ये वाला किसी क्राइटेरिया पे नहीं आ रहा, तो इसमें प्लेनो सिमेट्री नहीं होगी। और प्लेनो सिमेट्री नहीं होगी तो मैं इसको क्या कह सकता हूं, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसका मतलब ये कितनी फॉर्म में जाएगा, 2 फॉर्म। अब अगर आपको काउंट करना है कितने स्टीरियो हैं, बता सकते हो स्टीरियो कितने हैं? स्टीरियो हो जाएंगे, नहीं 7 नहीं, इनको एक ही बार काउंट करना है, 1 2 3 4, इसको 2 बार काउंट करना है, क्योंकि ये कितनी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, 2 फॉर्म में, डी और एल। तो ये अकेला कंपाउंड नहीं है, जो एक्टिव है वो कितने हैं, 2, यानी उसका इनेंशियोमर एग्जिस्ट करता है। बात तो समझना, इसका मिरर इमेज सुपर इम्पोज नहीं होगा तो अलग होगा ना आइडेंटिटी उसकी, सुपर इम्पोज हो जाता है एक ही हो जाता हो। तो ये 2 फॉर्म में काउंट करेंगे, तो 2 फॉर्म में काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 और उसके बाद 5 6, तो स्टीरियो कितने हो जाएंगे, 6। यानी स्टीरियो निकालने के लिए सीधा तरीका ये है, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव, इसको कैसे काउंट करेंगे, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव इंटू 1 प्लस नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स इंटू, मतलब ये वैसे फार्मूला नहीं है, कायदे से ऑप्टिकली एक्टिव तो दोनों ही होंगे ना। तो अगर मुझसे पूछा जाए कितने ऑप्टिकली एक्टिव हैं यहाँ पर, तो ऑप्टिकली एक्टिव मैं 1 बोलूंगा कि 2 बोलूंगा, ये बताओ। पहले तो मैं इस फार्मूले को हटा रहा हूं, ये सिर्फ एक आइडिया लगाने के लिए है, कायदे से ये फार्मूला है नहीं। मुझसे पूछा जाए कितने ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर्स हैं, 4। कितने ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स हैं, तो एक्टिव में 1 नहीं आएगा, एक्टिव में 2 आएंगे, बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो स्टीरियो टोटल कितने हो गए, ध्यान देना आप इस बात को। ये ऑप्टिकली एक्टिव मुझे पता लग गया, तो इसका मतलब 2 फॉर्म में है एंड बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएंगे ना। तो इसलिए मैं ये नहीं बोलूंगा, इसलिए मैंने वो फार्मूला हटा दिया। समझ गए ना लॉजिक को। पूछा जाए तो ऑप्टिकली एक्टिव 2 और ऑप्टिकली इनएक्टिव 4, ये टोटल क्या हो गया, स्टीरियो। ठीक, ये रब कर दूंगा। चलिए अब इसमें देख रहे हैं अपन कितने पॉसिबल है। पहला ए बी बी सी डी, एक तो ये पॉसिबल है, एक पॉसिबल है ए बी सी डी, एक पॉसिबल है ए सी ए डी बी बी, एक पॉसिबल है ए बी सी बी डी। ठीक, एक पॉसिबल है ए बी, उसके बाद ये ए बी, ये तो अपन कर चुके हैं, ए बी ए सी और उसके बाद जो है बी डी। या फिर और कोई पॉसिबल हो ए बी, उसके बाद ए डी बी सी। अभी चेक कर लो कि इनमें से कोई रिपीट नहीं हो गया हो। यहां से देख लो आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से, इसके अलावा कोई और दिमाग में आ रहा हो तो बता दो, वो हम चेक कर लेंगे। देख लो आप, इनके अलावा और कुछ आ रहा हो तो, अगर कोई और भी पॉसिबल लग रहा हो आपको कि इसके अलावा एक और हो सकता है, बताइए।
परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से किया है मैंने, ये इंटरचेंज कर दिया या फिर इसको इसके साथ कर दिया। AD कोई और आ रहा हो दिमाग में, हो सकता है कि मैंने कम लिखा हो, तो ये अपन इसी मूवमेंट पे सोच रहे, रट रहे नहीं है इसको, ठीक है ना, कि कितने होते हैं, ये रटने का काम नहीं है, अपन ने यहाँ देख लिया। कोई अगर आ रहा हो इसके अलावा तो अपन चेक कर लेते हैं हमारे दिमाग में। बोलो, तो GI कितने हो गए? 6। अब मुझे चेक करना है कि कितने ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये सेम दिखाई दे रहा है, इसमें दोनों ग्रुप सेम दिखाई दे रहे हैं, ये सेम दिखाई दे रहा है, ये सेम दिखाई दे रहा है, ये डिफरेंट है तीनों ग्रुप, ये भी डिफरेंट है, तो ये दोनों तो ऑप्टिकली क्या आएंगे? एक्टिव, ठीक है ना। और इसके अलावा ये चारों क्या आएंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन मैं ऑप्टिकली एक्टिव को दो फॉर्म में ले जाऊंगा, किसमें? D और L में, और इसको भी किस फॉर्म में ले जाऊंगा? D और L। तो आप ये बताइए ऑप्टिकली एक्टिव कितने होंगे? बताइए। 4 होंगे। बोलो, 2 नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं? D और L। तो 4 ऐसे होंगे जो लाइट को रोटेट करवा सकते हैं। ये 4, ये लाइट को रोटेट नहीं करवा सकते, ऑप्टिकली इनएक्टिव। स्टीरियो बताइए कितने होंगे? स्टीरियो होंगे 8। कैसे? 1 2 3 4। इसको काउंट करना है 2 बार, इसको काउंट करना है, तो टोटल कितने हो गए? 8। ये बात समझ में आ गई? और GI कितने लिख दिए अपन ने? 6। तो ये रटने वाला पॉइंट नहीं है। अगर कोई भी आएगा अननोन तो आप इसी तरीके से सॉल्व करोगे। यहां किसी के दिमाग में कोई दूसरा तो नहीं आ रहा है कंपाउंड की, कोई एक और आ रहा हो, कोई कॉम्बिनेशन दिमाग में? हो सकता है मैंने मिस कर दिया हो, है ना। तो दिमाग लगा के आप सोच सकते हैं कि कितना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से पॉसिबल। MABCDEF, अगर ये सारे लिगेंड डिसिमिलर हो तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 15 होंगे। ये आप घर में बना के देखना फुर्सत में। GI 15 है एंड ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव। इसका मतलब ऑप्टिकल एक्टिव कितने होंगे कंपाउंड? 30, क्योंकि हर एक 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ना, D और L। तो लाइट को रोटेट करने वाले कितने होंगे? 30 होंगे। और स्टीरियो कितने हो जाएंगे? 30। ये इसका आंसर। अभी तक जो सारे एग्जाम्पल चल रहे हैं, ये कौन से एग्जाम्पल चल रहे हैं? मोनोडेंटेड लिगेंड वाले। अब अपन नेक्स्ट केस जो देख रहे हैं वो है कि इफ बाइडेंटेड लिगेंड इज प्रेजेंट, लिगेंड इज प्रेजेंट, तो मैं इसमें एग्जाम्पल ले रहा हूं सबसे पहला। और इसमें बाइडेंटेड 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है सिमेट्रिकल और एक होता है अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं? जैसे C2O4-2 या एथिलीन डाइएमाइन। और अनसिमेट्रिकल में कौन से आते हैं? DMG या ग्लाइसिनेटो, ठीक है ना। या फिर अपन उसको जो है DMG ग्लाइसिनेट जो है, दोनों इसमें आ गए, 2 ही लिख रहे हैं। अब सिमेट्रिकल को मैं रिप्रेजेंट करूंगा AA से और अनसिमेट्रिकल को मैं रिप्रेजेंट करूंगा AB से। आई थिंक ये बता चुका हूं मैं, ठीक है ना। अच्छा, इनकी कंडीशन ये है कि ये हमेशा किस एंगल पे जुड़ते हैं? 90 डिग्री। अगर आपको A को जोड़ना है तो 90 डिग्री पर ही जुड़ेगा, लेकिन वो 180 डिग्री पर नहीं जुड़ेंगे। क्यों नहीं जुड़ेंगे उसका कारण देख चुके हैं क्या कारण है? स्ट्रेन ज्यादा हो जाएगा, तो हम 180 डिग्री पर A और A को ऐसे नहीं रख सकते, है ना। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई। MAA2
B2। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है। इसको मैं कैसे कर सकता हूं, जिसे मान लो मैं ले गया कोबाल्ट En होल ट्वाइस Cl2 और यहां पे +1, तो ये देखना हमारा काम होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या फॉलो हो रहा है। बाइडेंटेड लिगेंड है 2, तो 4 सिग्मा बॉन्ड यहाँ होंगे, 2 यहाँ होंगे, टोटल 6 होगा। तो पहला काम तो ये चेक करना है, ठीक ना। अब इस केस में मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, एक स्ट्रक्चर में ऐसे जोड़ के बना रहा हूं AA, कितने एंगल पे है ये, और दूसरा स्ट्रक्चर यहां जोड़ रहा हूं AA, और ये यहां पर B और एक तो ये स्ट्रक्चर हो गया, और एक और स्ट्रक्चर हो सकता है, वो कैसा होगा, AA B। अब मुझे बताइए क्या तीसरा कोई पॉसिबल है इसके अलावा, बोलो, कोई दिमाग में आ रहा हो तो बता दो मुझे। बच्चे के दिमाग में ये आ सकता है कि यहां से जो है ये AA जोड़ा और ये AA यहां जोड़ दिया और ये अपोजिट में रख दिया, पर ये सेम होगा इनमें से किसी एक, बताइए किसका सेम होगा। दीज टू आर आइडेंटिकल। कैसे देख सकते हो, यहां से ये वाला स्ट्रक्चर देखो आप, ये वाला देखो यहां से दिख रहा है। अगर मैं ये प्लेन ले लूं तो ये अपोजिट में B और B है, ये वाला प्लेन घुमा के ये हो गया। तो क्या इन दोनों के अलावा कोई और स्ट्रक्चर बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो GI कितने लिख देंगे, कोई और आपके दिमाग में आ रहा हो तो बता दो भाई। ऐसे मतलब वो अपन बना के देख रहे हैं क्लास के बाद, है ना, क्योंकि वो अभी मुझे फिर समझने में दिक्कत आई क्या बोल रहा हूँ ना। GI 2 पॉसिबल है, तो पहला काम क्या करना है स्टीरियो चेक करने के लिए, पहला काम चेक करना है GI। अब जब मैं सारे GI बना चुका हूं तो मैं अगला काम चेक करूं कि किसमें सिमेट्री है किसमें नहीं। इसमें चेक करना है प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो इसमें अगर ये वाला प्लेन ले लूं मैं तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी कैसे, क्योंकि इधर परपेंडिकुलर में आपको B दिखाई दे रहा है, यहां भी क्या दिखाई दे रहा है। इसका मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ऑप्टिकली ये क्या हो गया, इनएक्टिव। ये वाला कौन सा कहलाता है, दिस इज ट्रांस एंड दिस इज सिस। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यहां बच्चे को दिमाग में कंफ्यूजन आता है, बच्चा ये सोचेगा अगर मैं यहां से काट दूं तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख जाएगी मुझे, नहीं, मैं अभी समझाता हूं इसको डिटेल में। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, ये ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव। तो कितनी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, 2 फॉर्म। आपने GI कितने लिखे इसके, 3, सॉरी 2, इनमें से ये इनएक्टिव ये एक्टिव। स्टीरियो कितने आ जाएंगे, स्टीरियो 3। 3 कैसे आया, एक तो ये और 2 ये। अब मैं इसको समझा रहा हूं कि ये 3D में होगा कैसे। अगर मान लो मैं ये वाला केस लेता हूं तो ये कैसे होगा, AA, उसके बाद इधर AA और फिर ये ऊपर B नीचे B, ठीक है ना, ये ऊपर B नीचे B। अगर मैं ये वाला प्लेन कट कर दूं, इस प्लेन के अलोंग देखूं तो परपेंडिकुलर B नीचे भी B, सिमेट्रिकल दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ऑप्टिकली। अब ये वाला कैसे है वो समझना। सामने मैंने B और B रख दिया, यहां B यहां B, यहां कैसे होगा, ये घूम के ऐसे
ये कैसे होगा, घूम के ऐसे, और ये वाला कैसे होगा, घूम के ऐसे। बोलो, ये वाला ऐसे जोड़ दिया और नीचे वाला ऐसे। तो ये जो 6 कोने हैं, यहां तो मोनोडेंटेड जुड़े हुए हैं, बी बी, यहां बाइडेंटेड ए ए, यहां बाइडेंटेड ए। अब अगर मैं इस प्लेन के परपेंडिकुलर देखूं, अगर मैं यहां से काटूं, ध्यान देना, अगर मैं यूं काट रहा हूं तो इस हिस्से में तो ये ऐसे आएगा और इस हिस्से में ये ऐसे आएगा। क्या सिमेट्रिकल होगा? नहीं। सिमेट्रिकल कब होता? जब इधर भी ऐसे होता, वो तो नहीं है। अगर मैं यहां से काट दूं तो इधर बी और बी बचेगा, इस हिस्से में ये ए इधर, क्या ये दोनों हिस्से सेम दिखाई दे रहे हैं? नहीं, ये अलग है, ये अलग। ध्यान देना इस बात का। यहां से काटूं तो ये हिस्सा अलग है, ये अलग है, तब तो नहीं है। कंफ्यूजन कहां से हुआ? यहां से काटने में। तो बच्चों को लग रहा है कि ये हिस्सा और ये हिस्सा सेम है, लेकिन वास्तव में 3D में वो हिस्सा सेम नहीं है। अगर मैं ऐसे काट रहा हूं तो उस केस में, मतलब हमने कैसे काटा है इसको, यूं, तो यूं काटा तो उस केस में इस हिस्से में तो ऊपर ही आ रहा है, इस हिस्से में नीचे। तो बोथ 2 पार्ट्स आर डिफरेंट, ये ऊपर वाला हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं होगी। ऑप्टिकली एक्टिव 2 आइसोमर्स होंगे Bl। तो पूछा जाए कितने ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स है? 2, D और L। और कितने स्टीरियो है? 1 + 2, टोटल 3। समझ गए बात को? तो आज अपन यही रोक रहे हैं। इसमें 2 पॉसिबल हैं, सीसॉ ट्रांसफर।